इस चैप्टर के अंतर्गत जो प्रश्न आए थे उसको अभ्यास किए थे। उसी के अंतर्गत एक प्रश्न ये भी था जो ये आपको उपचयन और अपचयन पर आधारित था कि 4Na+O2 2Na2O, तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है। ये रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं क्या। 4A आपका सोडियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। नाइट्रोजन का उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ इसका उपचयन हो रहा है। और यहाँ क्या देख रहे हैं, कापर ऑक्साइड है और आपका हाइड्रोजन से योग करके और कापर यानी यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है, तो यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसलिए इसे क्या हो रहा है आपका, इसका अपचयन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए इसे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो चूंकि अभिक्रिया के विषय में बताना है तो अगर अभिक्रिया को बताएगा तो इस अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है और इस अभिक्रिया में अपचयन की चर्चा की प्राथमिका भी, तो इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है और इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, उपचयन होगा। ऐसा आप जवाब देंगे। अब चैप्टर के अंत में जो भी प्रश्न हैं उसको भी अभ्यास देखा जाए, क्योंकि प्रश्नों का अभ्यास ही देखना है। तो पहला प्रश्न ये दिया गया है, वो अभिक्रिया दे करके ही उसमें पूछा गया है कि आपका 2PB, पहला प्रश्न है 2PBO प्लस C आपको 2PB प्लस CO2, इसमें विकल्प 4 दिया गया है और कथन आपको पहला उसका विकल्प दिया है कि सीसा इसमें अपचयित हो रहा है। तो देखेंगे कि सही है कि नहीं। तो देखिए 2CuO, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसलिए सीसा अपचयित हो रहा है, इसके मतलब पहला विकल्प आपको सही है। दूसरा में कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड के उपचयित होना, इससे तो आशा है नहीं। तीसरा जो है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यह सही है, आपको सी विकल्प सही है कि कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन के साथ आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, क्योंकि सी के साथ ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ से, तो ये कार्बन क्या हो रहा है, ये आपको उपचयित हो रहा है, यानी उसके साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। और अब तो 2 ही था, आपको ए और सी सही है इसका। अब देखो आंसर क्या दिया उस पर तर्क नहीं है, मेरे समझ से ए और सी सही है, इसलिए विकल्प सेकंड सही होगा इसका। ए और सी सही है, विकल्प सेकंड सही होगा। किताब में क्या दिया है उस पर हम तर्क नहीं करते हैं, लेकिन मेरे जो समझ से है आपका कि सीसा अपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और उसके साथ चूंकि ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये आपका उपचयित हो रहा है। तो यह आपका विकल्प था। दूसरा क्वेश्चन था आपका Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ से यह धातु आपको यहाँ से यह धातु आ रही है और ये आपको अलग हो रही है। तो जब किसी यौगिक से कोई परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह विस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार दूसरे का विकल्प क्या होगा, तो यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया का आपका ये जवाब होगा। यह अभिक्रिया आपको विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये डी विकल्प इसका सही होगा। तीसरा है कि लौह चूर्ण को तत्पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है, सही जवाब दीजिए। तो आप पीछे पढ़े हैं कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हो आपका, ये 2HCl से अभिक्रिया करता है तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी आपको फेरिक क्लोराइड
आपको मैंने हाइड्रोजन गैस संयोग करके ये आयरन का क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस प्रकार आपको जो पहला विकल्प दिया है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ये आपको सही है। इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आपको इसका जवाब तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, और वहीं से देखना होगा। ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि संतुलित, आप जानते हैं वह समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें आपको प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या LHS और RHS में समान होती है, तो कहा जाता है कि वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या बताए, किसी रासायनिक समीकरण के LHS यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष एरो के दोनों साइडों में, यानी बायां पक्ष और दायां साइड दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के दोनों साइडों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वह आपको संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समीकरण संतुलित क्यों आवश्यक है, इसका जवाब भी बताए थे कि आप जानते हैं कि द्रव्य अविनाशता के नियम यानी द्रव्य संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। इसलिए इस द्रव्य अविनाशता के नियम को आपको संपादित करने के लिए उसकी आपका वो सत्य है, तो उसके आधार पर आपको दोनों ओर के जब द्रव्य नष्ट नहीं होते रासायनिक अभिक्रिया में, तो जितने आपको परमाणु आपको भाग लिए हैं उतने ही उत्पन्न होंगे, इसके उत्पाद में भी उतने ही परमाणु रहेंगे, और इसके कारण से क्या होगा, आपको दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर करते हैं। तो इसीलिए द्रव्य आपका संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशता के नियम को पालन करने के लिए क्या कहें, समीकरण रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। और एक साथ ये भी जवाब देते कि जो वैश्लेषिक रसायन में अगर गणना करें तो असंतुलित रासायनिक समीकरण से जो गणना होगी वो सही तरीके से हम गणना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जो भी पदार्थ उत्पन्न होते हैं वो मोलों की संख्या प्रधारित होती है पदार्थ की। इसलिए रासायनिक गणना में भी सही तरीके से आकलन करने के लिए भी क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। आगे दिया गया है और जिसमें से संतुलित उस रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन करके उसको लिखना है। आपका जो समीकरण दिए गए हैं उसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखना है। प्रश्न है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। क्या दिया गया है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो आप जानते हैं इसे बताया गया है कि जो धातु होते हैं उनको तो प्रमाण के रूप में लिख लेते हैं, यानी जिसको प्रतीक कहते हैं, लेकिन जो अधातुएं होती है वो अणु के रूप में पाई जाती है, तो जिस रूप में पाई जाती है उसी रूप में उसको व्यक्त भी करते हैं। इसलिए क्या होगा, नाइट्रोजन है तो N2 होगा, हाइड्रोजन होगा तो H2 होगा, बनेगा क्या, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अब इसको संतुलित करना है। यहाँ हाइड्रोजन के 3 देख रहे हैं, यहाँ 2 है, संतुलित करने के लिए 3 से गुणा कर देते हैं तो आपको ये 6 हो जाता है, तो यहाँ 2 करना होगा। अब देख रहे हैं तो N2 + 3H2 2NH3। अब यह आपको संतुलित हो गया, पहला उसका पार्ट। दूसरा बताया है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की मतलब H2S गैस है, और वायु के साथ दहन होना मैंने अभिक्रिया करना, और बनाती क्या है, SO2 बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह चीज़ दिया गया है आपको। अब इसको आपको संतुलित करके लिखना होगा। संतुलित करना, आपको संतुलित कीजिए, इसको भी संतुलित करना है। तो आपको कैसे संतुलित होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तो H2 है, यहाँ भी H2 है, O2 है, O2 हो गया, S हो गया तो S है, संतुलित ही है। ये समीकरण ऐसे भी लिख दिए तो संतुलित ही है, तो इसको ऐसे ही संतुलित समीकरण हो गया। अब आपको उसका C पार्ट है और वह कह रहा है कि अमोनियम एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। सूत्र जानना पड़ेगा, आपको 9th में बताए भी थे
कि एल्युमिनियम सल्फेट है आपका, तो एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया होती है BaCl2 और बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और प्लस आपको बेरियम आप इसके बाद बेरियम सल्फेट बनता है और उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड बनती है AlCl3। सूत्र जो होगा वो तो लिखना ही पड़ेगा। अब उसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ सल्फेट के 3 आयन हैं, यहाँ पर एक ही है। इसको संतुलित पहले बड़े से ही करते हैं, तो इसके संतुलित करने के लिए यहाँ 3 से गुणा कर दिए, 3 से गुणा किए तो यहाँ ये 3 हो गया, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 3 से गुणा कर दीजिए। अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से तो काम बनी, तो यहाँ आपको क्लोरीन के 6 है, यहाँ आपको, तो इससे 2 से गुणा कर दिए। इसके आधार पर अब देख रहे हैं कि ये संतुलित हो गया। हाँ, इन समीकरणों को अगर भौतिक अवस्था भी प्रदर्शित करने की बात आती है तो देखो ये भी गैस अवस्था में होता है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस अवस्था में प्राप्त होती है, ये भी गैस अवस्था में है। गैस सभी गैस थे, इसलिए चर्चा नहीं की थी, गैस अवस्था में थे। लेकिन यहाँ ये आपको जो अभिक्रिया कराई जाती है वो आपको बिलियर में कराई जाती है। यहाँ साफ लिखा भी है कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम की अवक्षेप देता है। तो जो अवक्षेप के मतलब कि तीर नीचे कर देते हैं, और जो सॉल्यूशन में होता है उसको AQ लिख देते हैं, एक्वस। तो सभी एक्वस होगा, केवल क्या होगा आपको ये बेरियम सल्फेट अवक्षेप कह रहा है, इसके मतलब सॉलिड स्टेट में होगा, वो नीचे की तरफ तीर दिखा देंगे। तो ऐसे करके आपको इस तरह से ये बताया गया। एक और इसमें दिया गया है कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी धातु है, पोटेशियम है, और किसके साथ अभिक्रिया कर रही है, जल के साथ। क्या बनाती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, ठीक ना। तो ये चीज बना रही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है और हाइड्रोजन गैस भी निकल रहा है। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, ये तो संतुलित दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ समस्या है आपका। इसको संतुलित करने के लिए अगर इसमें 2 से गुणा कर दें तो ऑक्सीजन तो संतुलित होगा। सॉरी, आपको अगर 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ भी 2 से। अब देख लीजिए कि 2K है, यहाँ 2K हुआ, यहाँ आपको 4 है तो 2 यहाँ हो जा रहा है, 2 ये भी संतुलित है, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। इस प्रकार यह संतुलित हो गया। ये आपको सॉलिड अवस्था में यहाँ S लिख लीजिए, ये लिक्विड अवस्था में जल होता है L लिख दीजिए, KOS ये बिलियन के रूप में प्राप्त होगा तो एक्वस हो जाएगा, और ये गैस के रूप में प्राप्त होगा तो G लिख देंगे। इस प्रकार आपका अब तक हम लोग 5 आपको केवल सवालों को यहाँ तक सब अभ्यास करने का प्रयास किए, उसको बताने का प्रयास किया गया। फिर अगला सवाल भी देख लें, जैसे उसमें रासायनिक समीकरण के रूप में दिया ही है SNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, एरो दिया है कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2O, ये आपको दी गई है। अब ये देखना है कि संतुलित करना है इसको, तो संतुलित करने के लिए देखिए कैसे सोचिए। यहाँ पर Ca है, यहाँ Ca तो ठीक है, यहाँ नाइट्रेट के 2 आयन्स हैं, यहाँ एक ही दिखाई दे रहे हैं। इसको संतुलित करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दीजिए। अब जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ नाइट्रेट आयन तो संतुलित हो गए, कैल्शियम भी संतुलित हो गए, लेकिन अब यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दीजिए। अब तो आप देख रहे हैं कि संतुलित हो गए ना। इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो गया। उसका बी पार्ट है कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका और सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करता है तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण करेगा प्लस आपको जल का निर्माण करेगा। तो ऐसे करके दिया गया है। अब इसको संतुलित करना है तो क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। संतुलित करने के लिए इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए तो ये तो संतुलित हो गया। अब यहाँ जल को संतुलित करना होगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए, ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अब इसमें अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए ये आपको जलीय विलयन में ही प्राप्त होता है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही प्राप्त होगा। ये आपको ये तो लिक्विड अवस्था में होगा और ये सोडियम सल्फेट आपको यहाँ तो जलीय विलयन के रूप में ही प्राप्त होगा। तो ये आपको विलयन के रूप में ही ये प्राप्त होगा, तो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ही होगा जल में। तो इस तरह से आपको ये प्राप्त हुआ। इसके बाद तीसरा दिया है NaCl प्लस AgNO3 है, बना है आपका NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ भी देखें तो यहाँ तो समीकरण अगर देखा जाए तो संतुलित है। अब भौतिक अवस्था अगर प्रदर्शित करनी है तो आपका ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ही आपको ये अभिक्रिया होती है AQ। यहाँ AgCl केवल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है और जगह एक्वस लिख देंगे तो ये नीचे आपको तीर दिखा देंगे अगर भौतिक अवस्था दर्शाने की बात आती है तो। फिर आपको D पार्ट दिया है कि बेरियम क्लोराइड है और आपको H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ भी बनेगा बेरियम सल्फेट और प्लस 2HCl। ये आपका ऐसे है। यहाँ भी क्या दे रहे हैं, बेरियम 1 है, बेरियम सल्फेट सल्फेट क्लोरीन के 2 हाइड्रोजन के संतुलित ये समीकरण हैं। तो यहाँ संतुलित करने के आपको जिस रूप में लिखा गया है वो संतुलित ही समीकरण है। इस प्रकार आपको छठा भी सवाल इस तरह से देखा गया। अब जवाब दिया गया है कि जो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों कहा जाता है। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो अभिक्रिया को वियोजन कहते हैं। और संयोजन में क्या होता है, जब 2 यौगिक या कोई यौगिक तत्व के साथ अभिक्रिया करके केवल एकल उत्पाद प्राप्त होता है तो संयोजन कहलाएगी। और वियोजन में एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है तो ये जस्ट आपको विपरीत अभिक्रिया है। जैसे अभी एग्जाम्पल ये थे NH4Cl, गर्म करते हैं तो NH3 प्लस Cl में टूट रहा है तो ये क्या है, वियोजन हो रहा है। और संयोजन जैसे आपका अभिक्रिया दिया जाए कि C2 प्लस H2 प्लस I2 2HI, तो ये मिल करके एक ही यौगिक बना रहे हैं तो ये संयोजन हुआ। और ये किसका हुआ, ये वियोजन है आपका। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्योंकि इसका विधिवत बताएं वहाँ, तो वहीं से देख लीजिए। श्वसन आपको पीछे ऑडियो वीडियो दिया गया है उसमें कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपी या उसमें शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है इसको भी बताया गया है डिटेल में, तो वहाँ से आप उसको दोहराने का प्रयास करिए जो चीज़ बता दिया गया है। अब आपका रासायनिक समीकरण है इस चीज़ को, जैसे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी CaOH का होल ट्वाइस और आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो ये अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त हो रहा है यानी CaCO3 प्लस H2O प्राप्त होता है। यह देखना है कि ये संतुलित है कि नहीं। कैल्शियम तो देख रहे हैं संतुलित है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीजन आया तो ये भी संतुलित हो गया और जल भी संतुलित है तो यह आप तो संतुलित ही है। अब ये चूँकि जल में एक्वस होता है तो AQ लिख देंगे, यह आपको उसमें गैस जल में ही मिलाते हैं तो ये भी जल में एक्वस में जल में ही डालते हैं, ये अवक्षेप ही प्राप्त होता है और ये आपको लिक्विड स्टेट में ये जल होता है। तो इस प्रकार ये आपको अभिक्रिया हुई। उसके बाद दूसरा दिया गया है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट
यानी Zn प्लस AgNO3 इसकी अभिक्रिया होती है तो क्या होगा, जिंक को प्रतिस्थापित कर देगा, तो यहाँ से जिंक नाइट्रेट, लेकिन संयोजकता के आधार पर इसका सूत्र ऐसे हो जाएगा और प्लस Ag, इसको जब संतुलित कर दिए यहाँ 2 से गुणा करना होगा तो यहाँ पर भी आप 2 कर दीजिए। अब ये संतुलित हो गया, यानी Zn प्लस 2AgNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस Ag, ऐसे करके आपको संतुलित समीकरण प्राप्त हो गया। इसके बाद तीसरा दिया गया है आपको एल्युमिनियम दिया गया है और प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 बन क्या रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस कॉपर वहाँ से अलग हो जा रहा है। देखो अब ये संतुलित करेंगे, संतुलित करने के लिए इस स्थिति में तो देखिए संतुलित तभी होगा कि यहाँ जब 2 से गुणा कर दें और यहाँ आपको 3 से कर दें, अब ये तब ये संतुलित हुआ, क्योंकि यहाँ 6 हो गए और यहाँ आप कॉपर के यहाँ 3 से कर देंगे तो ये बैलेंस समीकरण हो गया आपको। तो संतुलित समीकरण लिखना ही, गुणा कैसे करेंगे उसको रफली करना होगा आप लोग को। इसी प्रकार दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, ये तो शायद अभी लिखे थे, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 बन क्या रहा है, बेरियम सल्फेट और प्लस 2KCl, ऐसे करके आपको, तो यह आपको संतुलित ही रासायनिक समीकरण है। तो इस प्रकार ये 7वां समीकरण था आपको जो संतुलित ही रासायनिक समीकरण है। अब 8वें क्वेश्चन को भी रिपीट कर लिया जाए तो पोटेशियम ब्रोमाइड यानी आपको KBr और प्लस बेरियम आयोडाइड यानी BaI2 और बन क्या रहा है आपका पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki और प्लस बेरियम ब्रोमाइड, ये आपको प्राप्त हो रहा है। अब इसको संतुलित करना है तो देखिए इसमें बेरियम पोटेशियम ब्रोमाइड और यहाँ बेरियम आयोडाइड है। जब इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से करेंगे तब आपको यहाँ भी 2 से करना होगा। अब आपको संतुलित हो गए, ये बैलेंस हो गए। हाँ, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ये भी बताना है। तो यहाँ क्या है, अदला बदली हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि इधर से इधर, इधर से, तो ये क्या हुआ आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है ये। दूसरा आपको जिंक कार्बोनेट है और किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, ये जिंक कार्बोनेट ही को दिखा रहा है। तो इसको हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2, इस तरह से ये आपको विभक्त हो गई। अब ये क्या है, एक ही यौगिक टूट रहा है, इसके मतलब क्या है, यह वियोजन यानी एक्चुअल में अपघटन का एग्जाम्पल है ये, अपघटन रासायनिक अभिक्रिया का। उसी प्रकार हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रही है। ये संयोजन अभिक्रिया का, संयोजन का एक उदाहरण है आपका। और मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यानी HCl से अभिक्रिया कर रही है और बन क्या रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ 2 से मल्टीपल कर दिए, भी बैलेंस हो गया। तो ये आपको 8वां क्वेश्चन था। इस प्रकार आपको पहला चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं सबको भी रिवाइज कर दिया गया है और अब यह चैप्टर आपको कंप्लीट है।